हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर महेश कुमार वर्णवाल सर की जियोग्राफी की बुक को। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या जो भी कोई भी अदर एग्जाम हो, सभी के लिए ये जियोग्राफी के लिए ये बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो आज हम इसका पहला चैप्टर देखेंगे, ब्रह्मांड। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं इसका पहला चैप्टर। सबसे पहले हम इसके ब्रह्मांड के बैकग्राउंड को समझेंगे और उसके बाद में हम इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इससे संबंधित जो भी सिद्धांत हैं सबको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर ब्रह्मांड। मानव मस्तिष्क में जब एक क्रमबद्ध रूप में संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो इसे क्या कहा गया? ब्रह्मांड कहा गया। सर्वप्रथम मानव के मस्तिष्क में जब एक संपूर्ण विश्व का एक शेप बना या एक विचार आया तो उससे उसने क्या कहा? उसने ब्रह्मांड या कॉस्मोस की संज्ञा दी, ब्रह्मांड कहा। उसके बाद ये मिस्र यूनानी परंपरा के एक ये खगोल शास्त्री थे, इनका नाम था क्लॉडियस टालमी। क्लॉडियस टालमी ने 140 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम इसका रेगुलर अध्ययन किया, रेगुलर स्टडी की इसकी, और इन्होंने एक ये अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, जियोसेंट्रिक अवधारणा। ये अपनी जो इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया, इसको ये जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा गया। ये दिया किसने था? तो ये क्लॉडियस टालमी ने दिया था। और इस अवधारणा के अनुसार जो है तो ये कहा क्या इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है तो ये ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह जो हैं तो ये इसकी परिक्रमा करते हैं। जो कि ये जियोसेंट्रिक अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की क्लॉडियस टालमी ने, तो इन्होंने इसके अनुसार कहा कि पृथ्वी जो है तो ये ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह जो हैं तो वो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये ब्रह्मांड के संदर्भ में जो हुआ, क्या हुआ? ब्रह्मांड के संदर्भ में ये अवधारणा जो रही तो ये काफ़ी समय तक बनी रही, काफ़ी लंबे समय तक ये अवधारणा चलती रही। उसके बाद फिर ये 1543 में एक ये पोलैंड के ये भी खगोल शास्त्री थे, निकोलस कॉपरनिकस। 1543 में पोलैंड के ये निकोलस कॉपरनिकस ये भी खगोल शास्त्री थे। इन्होंने भी एक अपनी ये अवधारणा प्रस्तुत की, इसको कहा गया हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित अवधारणा इन्होंने अपनी ये प्रस्तुत की। इसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद कहा गया कि इसके पश्चात जो है तो ये ब्रह्मांड के संदर्भ में काफ़ी यहाँ पर चेंज आए, काफ़ी परिवर्तन हुए। और इस अवधारणा के तहत ही कॉपरनिकस जो थे तो इन्होंने यह बताया, इसी अवधारणा के तहत कॉपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो है तो पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य क्या है। और इसके पहले जो है क्या कहा था? इसके पहले जो ये क्लॉडियस टालमी थे, ये कह रहे थे कि पृथ्वी जो है तो ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। और इन्होंने कॉपरनिकस ने कहा क्या कहा? इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम यहाँ पर। इनकी जो ये ब्रह्मांड संबंधी अवधारणा थी, ये ब्रह्मांड संबंधी जो इनकी अवधारणा थी ये केवल ये सौर्य परिवार तक ही सीमित थी। फिर भी इस अवधारणा ने जो है क्या किया? ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। फिर भी क्या हुआ? ये जो अवधारणा इन्होंने कहा दी थी, इसने क्या किया कि ये ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। उसके बाद फिर 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे विलियम हर्शेल ने क्या किया? इन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया और बताया। ये विलियम हर्शेल ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री थी और इन्होंने ये दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया और बताया कि सौर्यमंडल जो है तो ये आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। सौर्यमंडल हमारा जो है तो एक आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। उसके बाद फिर ये अमेरिका के खगोल शास्त्री थे एडविन पी हब्बल ने ये 1925 में ये स्पष्ट किया कि ये अमेरिका के थे एडविन पी हब्बल। इन्होंने 1925 में ये बताया कि ये दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास जो है तो ये कितना है? इन्होंने ब्रह्मांड का व्यास बताया। ब्रह्मांड का व्यास जो है तो ये कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास जो है तो ये 250
50 करोड़ प्रकाश वर्ष है और इसके अंदर जो है तो हमारी आकाश गंगा की भांति क्या है, लाखों आकाश गंगाएं हैं। मतलब हमारी आकाश गंगा की भांति जो है क्या है, ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं स्थित हैं। उसके बाद फिर मतलब ब्रह्मांड की अवधारणा में जो काफ़ी सारे मतलब चेंजमेंट होते रहे और इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई मतलब जो है सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। तो ब्रह्मांड से संबंधित जो भी मतलब ये सिद्धांत थे, उसमें पहला था बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग सिद्धांत जो था ये किसने दिया था, तो ये जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत ये जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। और ये साम्यावस्था का सिद्धांत जो ये किसने दिया था, तो ये थॉमस गोल्डन और ये हरमन बांडी ने दिया था। साम्यावस्था का सिद्धांत जो है तो ये थॉमस गोल्डन और हरमन बांडी ने दिया था। और दोलन सिद्धांत जो है तो ये किसने दिया था, ये दिया था डॉक्टर एलन संडेज ने। दोलन सिद्धांत ये सभी मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए या मतलब इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है तो ये जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। साम्यावस्था का सिद्धांत ये थॉमस गोल्ड और ये हरमन बॉन्डी थे, इन्होंने दिया था। दोलन सिद्धांत जो था तो ये डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। आगे बात करेंगे बैंग सिद्धांत को डिटेल में। बिग बैंग सिद्धांत जो था तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित क्या था, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत था। जो भी मतलब 3 ये सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे तो उसमें जो ये बिग बैंग थ्योरी मतलब थी तो ये सबसे ज़्यादा मान्य थी। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं ये पादरी थे जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। इसमें मतलब इनका भी ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे और पादरी भी रहे थे जॉर्ज लेमेंतेयर ने। इनके अनुसार जो था तो ये बिग बैंग सिद्धांत जो था, इनके अनुसार बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग कितने 13.8 अरब वर्ष पूर्व जो है क्या हुआ था, ये वर्तमान ब्रह्मांड में क्या था, वर्तमान ब्रह्मांड में एक अत्यधिक सघन एवं अत्यंत उच्च जो है मतलब काफ़ी मतलब हाई डेंसिटी थी और काफ़ी मतलब जो क्या था, काफ़ी हाई टेम्परेचर वाले एक एकल पिंड अथवा ये बिंदु के रूप में जिसे कि क्या कहा गया, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता था। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता था। और इस पिंड में जो है एक मतलब ये महाविस्फोट या बिग बैंग हुआ था इसमें, जिससे क्या हुआ था, जिससे इसमें ये निहित पदार्थों का बिखराव प्रारंभ हो गया था। और मतलब जब इसका बिखराव प्रारंभ हो गया और इस बिखराव के मतलब ये कालांतर में इन्हीं पदार्थों के समूहन से ये जो भी मतलब ब्रह्मांडीय पिंडों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ था। जब ये विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो ये बिखराव हो गया, उसके बाद ही ये जो बिखराव से मतलब पदार्थ उत्पन्न हुए तो इन्हीं पदार्थों के समूहन से ही ये इन्हीं पदार्थों के मतलब समूह बने, इन्हों से ही ये ब्रह्मांडीय जो है पिंडों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ था। इनमें पुनः विस्फोट से जो है मतलब इनमें पुनः विस्फोट से निकले जो पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंड जो थे वो क्या कहलाए, उनको तारे कहा गया। ये जो विस्फोट हुआ था, विस्फोट से जो पदार्थ निकले थे और पदार्थों के समूहन से जो असंख्य पिंड मतलब बने थे उनको क्या कहा गया, उनको तारे कहा गया। और इसी प्रक्रिया से जो ये कालांतर में ग्रहों और उपग्रहों का भी निर्माण हुआ था। इसी प्रोसेस से जो है ये ग्रह और उपग्रह भी बने थे। इस प्रकार ये बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तथा सभी ब्रह्मांड में जो है निरंतर विस्तार मतलब जारी है। और इसके साक्ष्य के रूप में ये आकाश गंगाओं के बीच जो बढ़ती दूरी का संदर्भ दिया जाता है। यहाँ पर ये क्या किया, ये ब्रह्मांड के रहस्य जो थे, तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर ये न्यूक्लियर रिसर्च सर्न, इसने जो ये 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे जो है और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक एक ऐतिहासिक महाप्रयोग मतलब किया और ये सफल भी हो गया। ये जब मतलब महाप्रयोग हो रहा था 2010 के टाइम पीरियड में, तो ये मतलब काफ़ी चर्चा में भी रहा था। और ये किया किसके द्वारा गया था, तो ये यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसको की मतलब शॉर्ट फॉर्म में सर्न कहते हैं, इसके मतलब सर्न के द्वारा भी किया गया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर। और ये जो महाप्रयोग किया गया था, तो इस महाप्रयोग में जो वैज्ञानिक शामिल थे तो 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल हुए थे। ये जो महाप्रयोग किया गया था 2010 में, तो इसमें 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। और इसमें ये प्रोटॉन बीमों को लगभग क्या किया गया था, प्रकाश मतलब ये जो प्रोटॉन बीमें थी इनको लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया था तथा हिग्स बोसान कणों के निर्माण का प्रयास किया गया था। और इस महाप्रयोग के माध्यम से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो भी मतलब अनसुलझी अवधारणाएं थी उनको एक मतलब फिर से उनको जानने का प्रयत्न किया गया था, जिन्हें अब तक जो है ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक और ये डायमेंशन
वह गॉड पार्टिकल के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। और इस महाप्रयोग के माध्यम से ही वैज्ञानिक ये 15 अरब वर्ष पहले हुई उस ब्रह्मांडीय मतलब परिघटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते थे, जिसे कि दुनिया में किस नाम से जाना जाता था, जिसे ये बिग बैंग के नाम से जाना जाता था। मतलब एक ऐसी अवधारणा भी है कि ये जो मतलब गॉड पार्टिकल के नाम से भी ये जो गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाले ये हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान में ही क्या है, ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य छिपा है, क्योंकि क्या है, इसे परमाणु की मतलब सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। ये जो हिग्स बोसान है इसे जो है इसको ये परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। और ये मतलब ये महाप्रयोग द्वारा जो है सर्न ने ये कब 4 जुलाई 2012 को जो है, तो ये हिग्स बोसान के समान ही ये सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की थी। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण मतलब उपलब्धि भी माना जा रहा है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भी माना जा रहा है। उसके बाद ये 14 फरवरी 2013 को ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को बंद कर दिया गया था। 14 फरवरी 2013 को जो है, तो ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो था, तो इसको बंद कर दिया गया था। और इसके बाद जून 2015 में इसको जो है फिर से प्रारंभ किया गया है। पहले 14 फरवरी 2013 को इसे बंद कर दिया गया था, और उसके बाद ये जून 2015 में इसको फिर से मतलब स्टार्ट कर दिया गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, ये गैलेक्सी या आकाशगंगा की। तो ब्रह्मांड में लगभग जो है कितने 100 अरब मतलब ये गैलेक्सी हैं, 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं। और आकाशगंगा जो है, तो ये मतलब क्या होती है, तो ये असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। इसको भी मतलब हम पहले भी देख चुके हैं। अभी ये जो आकाशगंगाएं होती हैं, तो ये आकाशगंगा जो है, तो ये असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसमें कि एक ये केंद्रीय बल्ज और जो है 3 ये घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। और ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं जो होती हैं, तो ये अनेक तारों से निर्मित होती हैं। जो तीनों घूर्णनशील भुजाएं होती हैं मतलब जो घूम रही होती हैं, तो ये क्या होती हैं, इनका निर्माण जो है, तो ये अनेक तारों से होता है। वल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। आकाशगंगा का जो मतलब ये गैलेक्सी का सेंटर है, उसको क्या कहा जाता है, उसको वल्ज कहा जाता है। और यहाँ तारों का संकेंद्रण मतलब सर्वाधिक होता है। जो सेंटर होता है, तो यहाँ पर ये जो तारे होते हैं, इनका मतलब जो है संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग जो है कितने 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाशगंगा में लगभग कितने 100 अरब तारे होते हैं। लिमन अल्फा ये ब्लॉब्स अमीबा के आकार की जो है, और ये 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशाल का एक आकाशगंगाओं और गैसों का समूह है। इसका नाम क्या है, नाम है इसका लिमन अल्फा ब्लॉब्स। और इस विशालकाय संरचना की आकाशगंगाएं जो हैं, तो ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य आकाशगंगाओं की अपेक्षा एक दूसरे से 4 गुनी ज़्यादा निकट होती हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर एड्रोमेडा। एड्रोमेडा जो है, तो ये हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। एड्रोमेडा जो है, तो ये भी मतलब एक आकाशगंगा है, और ये हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट है, जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और इस मतलब ये हमारी आकाशगंगा को क्या, इसको मंदाकिनी भी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा जो है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको मंदाकिनी कहा जाता है। इसकी आकृति जो है कैसी है, स्पाइरल होती है। इसकी शेप जो है स्पाइरल है। और इस प्रकार की आकाशगंगा में नए और पुराने तारे सम्मिलित होते हैं। और हाल ही में अभी जो है, तो नासा ने जो है हबल टेलीस्कोप की सहायता से ये रेलिक गैलेक्सी की खोज की है। और हमारी गैलेक्सी जो है, तो ये मंदाकिनी मिल्की वे की ये अपेक्षा क्या है, रेलिक तारों की संख्या कितनी है, रेलिक तारों की संख्या कितनी है, 2 गुनी है। और इसका मतलब शेप कैसा है, तो ये मिल्की वे की तुलना में 1/4 है। इसका आकार जो है, तो ये मिल्की वे की तुलना में कितना है, 1/4 है। और मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह है, जो कि हमारी आकाशगंगा का ही भाग है। आर्यन नेबुला जो है, ये आर्यन नेबुला जो है, तो ये हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। इसको क्या कहा जाता है, हमारी आकाशगंगा के जो सबसे शीतल और चमकीले तारों का ग्रुप है, उसको कहते हैं आर्यन नेबुला। हमारी आकाशगंगा का व्यास जो है, तो ये लगभग कितना 1 लाख मतलब कितना है, आकाशगंगा का व्यास जो है, तो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारी आकाशगंगा जो है, हमारी गैलेक्सी, इसका व्यास कितना है, 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यहाँ पर हमारी आकाशगंगा का एक तारा मतलब हम सूर्य जो है, तो ये हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। ये हमारा सन जो है, तो ये हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। और यह आकाशगंगा की परिक्रमा जो है,
तो ये 200 मिलियन मतलब कि ये 200 करोड़ वर्षों से अधिक समय से कर रहा है। ये 200 मिलियन मतलब अधिक 200 मिलियन अधिक समय से जो है क्या कर रहा है, ये हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। कौन? सन सूर्य। और ये प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का एक समूह है। प्लेनेमस जो है क्या है, तो ये मतलब ये सौरमंडल से बाहर दिखने वाले मतलब बिल्कुल एक जैसे ये जुड़वां पिंडों का एक ग्रुप है। आगे बात यहाँ पर करेंगे। इसके बाद ये साइरस साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार क्या है, तो ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष मतलब दूर स्थित है। पृथ्वी से साइरस या डॉग स्टार जो है, तो ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है तथा सूर्य के दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। साइरस या डॉग स्टार मतलब सोचिए मतलब कितना बड़ा होगा, कितना मतलब विशाल होगा। ये पृथ्वी से कितने 9 प्रकाश वर्ष दूर है और ये सूर्य के दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। ये हमारे सूर्य से भी मतलब पहली बात तो सोचिए कि सूर्य ही मतलब कितना चमकीला है, और ये भी जो ये साइरस या डॉग स्टार है, तो ये सूर्य से भी 20 गुना अधिक चमकीला है और यह रात्रि के समय दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है तो सूर्य का निकटतम तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है तो ये सूर्य का निकटतम तारा है और यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष ही दूर है। इसकी स्थिति जो है तो ये सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष ही दूर है। गैलीलियो ने ये 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग किया था। पहली बार जो ये मतलब दूरबीन का प्रयोग किया गया था, तो ये किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। और कब किया था? तो ये 1609 में किया था। ये मतलब सारे पॉइंट सारी चीज़ें मतलब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और रात में इससे जो है क्या इसका मतलब प्रयोग किया था, तो ये रात में आकाश का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया था। उन्होंने मतलब एक ऐसे तारों की पहचान की जिन्हें कि मतलब हम मतलब नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता था। उन्होंने ऐसे तारों की भी पहचान की थी। किसने? गैलीलियो ने। कि जिन्हें हम मतलब ये दूरबीन की सहायता से ही देख सकते हैं, बिना दूरबीन के जो है नहीं देख सकते हैं। और जुलाई 2017 में ये भारतीय मतलब खगोलविदों के एक दल जो था, इसने अब तक जो भी मतलब अज्ञात रही ये आकाश गंगाओं के एक अत्यधिक और ये बृहद समूह, जिसको कि क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं, की खोज की थी। 2017 में ये मतलब क्या खोजा गया था? ये यहाँ पर ये सुपर क्लस्टर को कब खोजा गया था? तो 2017 में खोजा गया था। और ये सुपर क्लस्टर की खोज की पिसीज नक्षत्र जो है, तो ये पिसीज नक्षत्र की दिशा में अवस्थित ये आकाशगंगा ने इस ये बृहद सुपर क्लस्टर को जो है तो सरस्वती नाम दिया था। और इसको जो खोजा था तो इसको नाम दिया गया था सरस्वती। और ये सरस्वती सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सर्वाधिक जो बृहद संरचनाओं में से एक है। आकाशगंगाओं के समूह या श्रृंखलाओं को जो है क्या सुपर क्लस्टर भी कहा जाता है। आकाशगंगाओं के मतलब जो ग्रुप्स होते हैं या जो भी उनकी सीरीज होती है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इसने ये 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित ये सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी ये सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का निर्माण किया। इसरो जो है इसने ये अब तक ये एशिया की मतलब सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था। और इस दूरबीन से जो ही है, इस दूरबीन से ही सूर्य के प्रति इसमें यहाँ पर ये मिनट डिजिटल वेलोसिटी की तस्वीरें प्राप्त करके सूर्य के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसकी सहायता से जो है सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। और इससे जो है क्या हुआ, इससे दिन में ये आकाशीय गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा सकेगी। इससे जो भी मतलब आकाशीय गतिविधियाँ होंगी उस पर भी नज़र रखी जा सकेगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर चीन जो है, तो चीन ने विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट या 500 मीटर अपार्चर चीन ने ये रेडियो दूरबीन चीन ने विश्व की ये सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है चीन की, ये 500 मीटर अपार्चर स्फीरिकल ये रेडियो टेलीस्कोप इसका निर्माण किया। और नासा ने स्पिट्जर अंतरिक्ष टेलीस्कोप के द्वारा ये ट्रैपिस्ट-1 नामक एक ये सौरमंडल खोजा, जिसका नाम चिली में स्थित जो है ये रोबोटिक टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट के नाम पर रखा गया। ये चिली में स्थित है ये रोबोटिक टेलीस्कोप, क्या इसका नाम है? ट्रैपिस्ट नाम पर जो है इसका ये नाम रखा गया।
ये जेम्स वेब जो थे, जेम्स वेब दूरदर्शी विश्व की सबसे जेम्स वेब जो है थी, तो ये जेम्स वेब दूरदर्शी जो है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी है। जेम्स वेब, इसका नाम क्या रखा गया? ये जो विश्व की मतलब सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी है, इसका नाम क्या रखा गया? जेम्स वेब रखा गया। इसका नाम जेम्स वेब रखा गया। ये विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी है। इसका प्रक्षेपण जो है, तो ये एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से कब किया गया था? तो ये मार्च 2021 में फ्रेंच गुयाना से किया गया था। मतलब जब ये मतलब लिखा गया था, तो ये मतलब नहीं किया गया था, बाकी अब जो है इसको किया जा चुका है। और इसी ये टेलीस्कोप के माध्यम से जो है इसी टेलीस्कोप के माध्यम से ही ये ट्रैपिस्ट 1 सौरमंडल पर जो है जीवन की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। और इस सौरमंडल पर जीवन की जो प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये जो है, तो ये हैबिटेबल या मतलब गोल्डीलॉक जोन में स्थित हैं। हैबिटेबल या मतलब ये कहाँ पर? गोल्डीलॉक जोन में स्थित है। और गोल्डीलॉक क्षेत्र किसी जो है सौरमंडल के तारे सूर्य से वह निश्चित दूरी होती है जहाँ स्थित ग्रहों का तापमान क्या होता है? जीवन के लिए उपयुक्त होता है। यदि कहीं पर मतलब ये गोल्डीलॉक क्षेत्र की बात की जाए कि गोल्डीलॉक क्षेत्र क्या होता है, तो गोल्डीलॉक एरिया मतलब वो एरिया होता है यहाँ सौरमंडल के तारे, मतलब सौरमंडल के तारे या सूर्य से वह निश्चित दूरी होती है जहाँ स्थित ग्रहों का तापमान जो होता है, तो ये जीवन के लिए जो है काफ़ी मतलब उपयुक्त रहता है कि वहाँ पर मतलब रहा जा सकता है। उस एरिया को क्या कहते हैं? उस एरिया को ये गोल्डीलॉक क्षेत्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तारे की उत्पत्ति और इसका मतलब ये विनाश या इसके जीवन चक्र को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।